All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का चैप्टर 24 जो कि है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड रूरल एक्सपेंशन इन द पेनिनसुला। तो हम लोग देखेंगे कैसे नए नए स्टेट्स डेवलप हुए पेनिनसुलर इंडिया में। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है मेरी टॉन्सिलाइटिस के कारण, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपने पढ़ाई को। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा द न्यू फेज़, है ना, स्पेशली जो सेकंड फेज़ है पेनिनसुलर इंडिया में, है ना, उसको पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक होगा डेक्कन और साउथ इंडिया का जो स्टेट्स था, कौन कौन सा स्टेट्स नए नए स्टेट्स डेवलप हुए। इसके अलावा पल्लवाज और चालुक्याज के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए पेनिनसुलर इंडिया का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप के टेम्पल्स वहाँ पे बनाए गए थे, पिजेंट्री के ऊपर क्या क्या लोड्स था, किस टाइप का डिमांड्स किया जा रहा था। इसके अलावा रूरल एक्सपेंशन क्या है, किस तरीके से जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनको एक्सपेंड किया गया, किस तरीके से एग्रेरियन इकोनॉमी को एक्सपेंड किया गया और बेटर बनाया गया। और सबसे एंड में हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्ट्रक्चर, किस तरीके का सोशल ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे डेवलप था, इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पहला टॉपिक जो कि है द न्यू फेज़। देखिए जो फर्स्ट फेज़ था ना, वो फर्स्ट फेज़ 200 BC से 300 AD तक रहा था। और इसमें हम लोग देखे थे कि जो सतवाहनास थे उनका रूल मतलब था डेक्कन पे। इसके अलावा जो तमिल किंगडम्स थे उनका रूल था साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में तमिलनाडु के। तो जो तमिलनाडु के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, तो नॉर्दर्न तमिलनाडु, साउदर्न कर्नाटका, साउदर्न महाराष्ट्र और जो गोदावरी और महानदी नदी के बीच में जो एरिया पड़ता है, जो लैंड पड़ता है ना, उन पे जो है जो रूल था वो वहाँ के मतलब जो बाहरी किंगडम्स है ना, उनका रूल उन पे था, ना कि सतवाहनास का था। तो सतवाहनास का ही बहुत बड़ा हिस्सा है जो पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट फेज़ का। जो पीरियड है 300 AD से 750 AD तक, ये जो है सेकंड फेज़ है, सेकंड हिस्टोरिकल फेज़ है पेनिनसुलर इंडिया में, और इसी को हम लोग कहते हैं द सेकंड फेज़। तो याद रखिएगा फर्स्ट फेज़ क्या था, कौन कौन से डोमिनेटिंग किंगडम्स थे, और जो सेकंड फेज़ है उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो 300 से 600 AD के बीच में जो है ऑलमोस्ट 2 डज़न न्यू स्टेट्स बने, और 7th सेंचुरी के स्टार्ट आते आते तक जो 3 वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम्स राइज हुए थे वो थे पल्लवाज, चालुक्याज और पांड्याज। और ये 3 मेजर स्टेट्स जो हैं उन्होंने ही जो पेनिनसुलर इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको बनाया है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज़ है उसमें हम लोग देखे थे कि कई सारे क्राफ्ट जो हैं वो डेवलप हुए थे। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड्स हम लोग देखे थे कि कितने रिच थे सतवाहनास और जो तमिल किंगडम्स है वो ट्रेड के कारण। इसके अलावा जो कॉइन्स था उसको बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ था ट्रांजैक्शंस में, और कई सारे नए नए टाउन्स डेवलप हुए थे। ये फर्स्ट फेज़ में था। सेकेंड फेज़ में क्या होना कि सेकेंड फेज़ में आते आते तक जो ट्रेड था, टाउन्स था और जो कॉइनेज था, यूज़ ऑफ कॉइन था, ये धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। और ये जो नया फेज़ था, ये जो सेकंड फेज़ है, इसमें एक्सपेंशन हुआ एग्रेरियन इकोनॉमी का। तो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी यहाँ पे था, ना कि ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर। तो फर्स्ट और सेकंड फेज़ में एक मेजर डिफरेंस यही है। इसमें हम लोग देखते हैं जो सेकेंड फेज़ है उसमें जैनिज़्म जो है वो कन्फाइन कर गया है कर्नाटक तक। सिर्फ कर्नाटक में ही हम लोगों को जैनिज़्म देखने को मिल रहा है, और ज़्यादा फार साउथ में हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। इस फेज़ में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मणिज़्म है, जो या कह सकते हैं कि जो हिंदुइज़्म है, वो फैलता चला गया है और पूरे के पूरे पेनिनसुला पे ऑक्यूपाई कर लिया है। तो वहाँ के लोग जो हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और उनके जो वैदिक गॉड्स हैं उन पे बिलीव रखते हैं। तो ब्राह्मणिज़्म यहाँ तक पहुँच गया है, और जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है वो धीरे धीरे कम होता चला गया है। सेकेंड फेज़ के जब बिगिनिंग की बात करते हैं सेकेंड फेज़ का, तो इसमें जो साउथ इंडिया है, देखिए हम लोग जानते थे कि साउथ इंडिया जो पहले था वहाँ पे मेगालिथिक पीपल रहा करते थे। अब क्या हो गया कि सेकेंड फेज़ के आते आते तक जो मेगालिथ्स है साउथ इंडिया को जो लैंड ऑफ मेगालिथ्स कहते हैं, अब वो ख़त्म हो गया और धीरे धीरे उस प्रोसेस में लग गया जिस प्रोसेस में अब ये लैंड ऑफ टेम्पल्स में डेवलप हो जाएगा। कि
तो देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से फर्स्ट फेज़ में लैंड ऑफ मेगालिथ से धीरे धीरे सेकेंड फेज़ के आते आते तक लैंड ऑफ टेम्पल्स में बदल जाता है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो। लैंग्वेज भी बहुत सारे चेंज हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं शुरू में जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस देखने को मिला है तो उससे पता चलता है कि प्राकृत लैंग्वेज था और जो स्क्रिप्ट था वो ब्रह्मी था। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ कि सेकेंड फेज़ में ये चेंज हो गया। तो अराउंड 400 AD से आगे हम लोग देखते हैं कि संस्कृत जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया है, क्योंकि जो रूलर्स हैं वो संस्कृत का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, रूलर्स और अपर क्लासेस। ठीक है, तो पेनिनसुला में संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया है और प्राकृत लैंग्वेज जिसमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा था वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो साउथ इंडिया और जो डेक्कन वाला पार्ट है इंडिया का, उसमें नए नए स्टेट्स डेवलप होते गए हैं और कौन कौन से स्टेट्स डेवलप होते गए। तो जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र का रीजन है और जो विदर्भा का रीजन है, जो कि बिरार का रीजन कहलाता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सतवाहनाज को सक्सीड करते हैं वकाटकाज। वकाटकाज सतवाहनाज के बाद वहाँ पे पावर में आते हैं। ये एक लोकल ब्राह्मण पावर है, मतलब ब्राह्मण रूलर फैमिली है। और आप लोगों को याद होगा जब मैंने चंद्रगुप्त जो 2 थे गुप्ता डायनेस्टी के, उसके बारे में उनके बारे में पढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त 2 जो है उन्होंने अपनी बेटी जो प्रभावती है ना, प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी वकटका रूलर फैमिली में ही, रूलिंग फैमिली में ही की थी। और जब प्रिंस का डेथ हो गया तो ऑब्वियसली जो डॉटर थी उनका जो कह सकते हैं कि झुकाव था, इंक्लिनेशन था, वो फादर के तरफ था। तो चंद्रगुप्त को इससे क्या फ़ायदा हुआ कि चंद्रगुप्त को वकटकाज के हेल्प से जो वेस्टर्न इंडिया है ना, उनको शाकाज क्षत्रपाज से कह सकते हैं कि कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। और वेस्टर्न इंडिया बहुत ज़रूरी था ट्रेड के लिए, तो ट्रेड आ गया अपने हाथ में, तो गुप्ता डायनेस्टी और बहुत अच्छे से है ना रिच होता चला गया। तो हम कह सकते हैं कि जो वकटका किंगडम था वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है साउथ इंडिया का उसको इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन ये ज़्यादातर फ़ायदा किसके लिए दिया, ये दिया जो नॉर्दर्न किंगडम्स थे, स्पेशली जो गुप्ता किंगडम था उसको दिया। तो वकटका किंगडम जो है वो बहुत मेजर पार्ट तो नहीं मतलब मेजर रोल तो नहीं प्ले करता है पॉलिटिकल हिस्ट्री पेनिनसुलर इंडिया का, लेकिन ये जो है ये एक चैनल की तरह काम करता है। किस चीज़ का चैनल? तो जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं, जो ब्राह्मणिज्म है और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ का, उसको ट्रांसमिट करने में, उसके ट्रांसमिशन में साउथ तक। तो कह सकते हैं कि एक चैनल है जो गुप्ता एम्पायर है, जो नॉर्दर्न किंगडम है, वहाँ से वो सारे आइडियाज़ और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को पहुँचाया जो साउथ इंडिया था वहाँ तक। तो वकटका के बाद जो इस जगह पे इनके मतलब रीजन में, महाराष्ट्र के रीजन में और जो विदर्भा के रीजन में जिनका रूल हुआ वो थे चालुक्याज। चालुक्याज जो थे वो डेक्कन और साउथ इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश किया और अबाउट 2 सेंचुरीज़ तक, मतलब 2 सदी तक इन लोगों ने रूल किया, अंटिल AD 757 तक वो रूल किए। और चालुक्याज इसके बाद 757 के बाद चालुक्याज को उन्हीं के जो फिडिटरीज थे जिनका नाम जो थे राष्ट्रकूटाज, उन्होंने उनको ओवरथ्रो कर दिया और पावर अपने अंदर ले लिया। चालुक्याज जो थे वो अपना डिसेंट जो है वो ब्रह्मा या मनु या मून डायनेस्टी से क्लेम किया करते थे कि हम जो है ब्रह्मा के ही डिसेंट हैं, मनु के डिसेंट हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि वो कहते थे कई जगह पे ये देखा गया कि उन्होंने अपना डिसेंट जो है उन्होंने अपना वो ये कहा कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो अयोध्या पे रूल करते थे। दैट मीन्स कि भगवान राम से अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, जबकि रियलिटी में हम लोग देखते हैं कि वो ना ही ब्राह्मण थे, ना ही ब्रह्मा के डिसेंट के थे, ना ही अयोध्या के रूलर्स के डिसेंट के थे। तो बल्कि वो जो थे वो वहाँ जो लोकल कनरीज पीपल हैं, जो लोकल कनरीज ट्राइब है, उन्हीं से बिलोंग करते थे। और जो प्रीस्ट से थे, जो पंडित थे, उनको ग्रांट्स दे के, उनको फेवर दे के, उनके इन्फ्लुएंस के कारण अपने आप को रूलिंग वर्ण में है ना इम्प्रोवाइज़ करवा लेते हैं। तो जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं उनकी वजह से ये ब्राह्मण जो रूलिंग वर्ण है, ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण, इसमें अपने आप को इंक्लूड करवा लेते हैं, जबकि वो थे लोकल ट्राइब। तो चालुक्यास जो थे उन्होंने अपना किंगडम जो है वो 6th सेंचुरी के बिगिनिंग में वेस्टर्न डेक्कन में इस्टेब्लिश किया था, है ना, 6th सेंचुरी में, याद रखिएगा। और 757 तक वो लोग रूल करते हैं। तो उनका जो कैपिटल था वो वटापी था, जो कि आज का जो मॉडर्न बदामी रीजन है ना, उसको कहते हैं। और ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटक में।
तो कह सकते हैं कि इनका जो रूल था वो मोस्टली कर्नाटक के रीजन में ही था। अब जो चालुक्यास थे ये तो हो गए, डिसेंट आ गया इनका वकाटकास से, है ना, सतवाहनास से वकाटकास, वकाटकास से चालुक्यास। लेकिन सतवाहनास का को जो रिप्लेस किया ईस्टर्न पेनिनसुलर पार्ट में, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, वो किए इक्ष्वाकुज। हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने सतवाहनास को पढ़ा था, तो सतवाहनास जो है वो बहुत बड़े पैट्रन थे बुद्धिज़्म के, और उनके बाद जो बुद्धिज़्म में आर्ट और कल्चर को कंटिन्यू रखा था वो थे इक्ष्वाकुज, जो उनको सप्लांट किए थे। उनके बाद इनका रूल इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इस्टेब्लिश पूरे के पूरे सतवाहना के किंगडम में नहीं, बल्कि सतवाहना का जो ईस्टर्न पार्ट था पेनिनसुलर इंडिया का, उस रीजन में इक्ष्वाकुज उनको सप्लांट किए थे। और उन्होंने जो है इनका जो इक्ष्वाकुज का जो रीजन था पावर का, वो था कृष्णा गुंटूर रीजन। कहने का मतलब कृष्णा और गुंटूर जो नदी है इसके बीच का जो रीजन है, इन पे इनका रूल था। ये एक लोकल ट्राइब थे, लेकिन इनका जो ये काफ़ी इज़्ज़तदार नाम है इक्ष्वाकुज, इन्होंने सिर्फ इसलिए ऐसा इज़्ज़तदार, है ना, नाम जो है अपने आपको दिया या चुना, ताकि दिखाएं कि इनका जो लाइनेज है वो कितना महान है, ये कितने महान लोगों के डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये एक लोकल ही ट्राइब थे, क्लेम करते थे कि ये ब्राह्मण है। लेकिन वही बात है कि राजा लोगों को उस टाइम पे अपने आप को दिखाना पड़ता था कि हम सच में आप लोगों पे रूल करने लायक हैं, नहीं तो क्या होता कि रिबेलियन होता और फिर उसको गिरा दिया जाता, जो किंगडम था उसको ख़त्म कर दिया जाता। तो ये कई सारे मॉन्यूमेंट्स हम लोग देखते हैं कि इक्ष्वाकुज जो हैं, कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो नागार्जुनकोंडा और जो धरनीकोटा रीजन है यहाँ पे, वो कई सारा इस टाइप का मोनेस्ट्रीज और इन सब चीज़ों को बिल्ड करके गए हैं। तो काफ़ी कल्चरली रिच थे इक्ष्वाकुज। याद रखिएगा विदर्भा वाले रीजन में वकाटका और चालुक्याज जो है रिप्लेस किए थे सतवाहनास को, और जो ईस्टर्न पार्ट है पेनिनसुला का, वहाँ सतवाहनास को रिप्लेस किया इक्ष्वाकुज। ठीक है, अब इक्ष्वाकुज को सप्लांट किए पल्लवाज ने। इक्ष्वाकुज के बाद पल्लवाज का रेन आया, उनका राज आया। तो ये जो पल्लवा वर्ड है, ये पल्लवा वर्ड एक तमिल वर्ड था तोंडाई, है ना, तमिल वर्ड है तोंडाई, उसका सांस्कृतिक फॉर्म है, कह सकते हैं कि उसको संस्कृताइज किया गया, है ना, संस्कृत वर्ड में बदला गया। और उस वर्ड जो पल्लव है उसका मतलब होता है क्रीपर, रेंगने वाला। ठीक है, और जो तमिल वर्ड है तोंडाई, जिससे ये पल्लवा बना है, संस्कृत वर्ड, है ना, इसका मतलब भी सेम ही होता है, रेंगने वाला। संस्कृत में पल्लव का एक और मीनिंग है जिसको कहते हैं रॉबर। रॉबर मतलब चोरी करने वाला। तो ये दिखा रहा है कि जो पल्लवाज होंगे वो शुरू में बहुत ही छोटे ट्राइबल कास्ट्स या ट्राइबल ग्रुप्स होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही सिविलाइज नहीं होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक, अब क्योंकि नाम ही में उनके चोर और रेंगने वाला है, तो इसका मतलब एक लोकल ट्राइब ही होंगे, है ना। इनका जो रूल था वो तोंडाई नाडु कहने का मतलब एक रीजन है साउथ इंडिया में, जिसको एंशियंट टाइम में लैंड ऑफ क्रीपर्स, है ना, रेंगने वालों का एरिया कहा जाता था, जो कि समझ लीजिए साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु सब, है ना, इसके बीच का, इसका जो बॉर्डरिंग रीजन्स है वो कहलाता था। ठीक है, तो इस जगह से कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट है पेनिनसुला का, उसमें तोंडाई नाडु जो यहाँ पे, तो जो पल्लवाज थे वो पॉसिबल है कि वो एक लोकल ट्राइब थे, ना। इनका जो रूलिंग रीजन था वो था तोंडाई नाडु। तोंडाई नाडु का अगर आप माने निकालिए तो तोंडाई मतलब हो गया क्रीपर, तो तोंडाई नाडु मतलब द लैंड ऑफ क्रीपर्स, रेंगने वालों का एरिया। ठीक है, इनका जो रूल था वो धीरे धीरे एक्सटेंड होता गया, और जो साउदर्न आंध्र प्रदेश का, जो आंध्र प्रदेश का साउदर्न पार्ट है और जो तमिलनाडु का नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ तक इनका जो डोमिनियन है वो फैल गया। इनका जो कैपिटल था वो कांची था, जो कि आजकल, है ना, हम लोग कांचीपुरम के नाम से जिस जगह को जानते हैं, तो वो उनका कैपिटल था। उस टाइम पे इसका नाम था कांची। तो जो शुरू के जो पल्लवास थे, जो अर्ली पल्लवास थे, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कदम्बाज के साथ। तो कदम्बाज जिनका रूल था नॉर्दर्न कर्नाटक में और कोंकण रीजन में। तो याद रखिएगा कदम्बाज का जो डोमिनियन है वो नॉर्दर्न कर्नाटक है, और कोंकण रीजन, कोंकण समझ लीजिए गोवा और महाराष्ट्र के मतलब बॉर्डरिंग रीजन्स को कहते हैं। ये 4th सेंचुरी में उनका रूल था। जो कादम्बा रीजन था, किंगडम था, उसके जो फाउंडर थे वो थे मयूरा शर्मन। मयूरा शर्मन जो है
कहा जाता है कि वो कांची आए थे, उनको एजुकेशन लेने के लिए वो कांची आए हुए थे, लेकिन उनका इंसल्ट हो गया, कर दिया गया। अब इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो जो है वो वापस जंगल में गए, वहाँ पे कैंप लगाया और बहुत सारा जो लोकल ट्राइब्स है उसको इकट्ठा किया, फॉरेस्ट ट्राइब्स जो थे उनको इकट्ठा किया और उनकी मदद से पल्लवास को डिफीट कर दिया, हरा दिया। हालांकि बाद में पल्लवास ने अपने डिफीट का बदला लिया, लेकिन अब क्योंकि कदम्बास जो है वो काफ़ी पल्लवास को एक बार हरा चुके थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर उनके पास होगा, तो पल्लवास ने डिफीट को एवेंज तो किया, लेकिन कदम्बा को की अथॉरिटी को मानना पड़ा कि कदम्बास जो है एक रूलिंग डायनेस्टी है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जो मयूरा शर्मन थे, है ना, कदम्बा किंगडम के फाउंडर, वो जो है 18 अश्वमेध जो है उसको प्रैक्टिस किए थे। कहने अश्वमेध क्या है? एक वैदिक सेक्रीफाइस है जिसमें कोई भी किंगडम का राजा जो है घोड़ा को खुला छोड़ देता है, जहाँ तक घोड़ा, है ना, अनस्टॉपेबल, बिना रुका हुआ चलता गया, वहाँ तक उसका किंगडम है। तो 18 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया था। और जो कदम्बाज थे उनका जो कैपिटल था वो था वैजंती, जिसको बानवसी भी कहा जाता था। ये जो कर्नाटक का जो डिस्ट्रिक्ट है कनारा, वहाँ का रीजन है, ठीक है। अब एक और किंगडम था जो जिसको हम लोग कहते हैं द गंगाज या द वेस्टर्न गंगाज। जानेंगे क्यों कहते हैं वेस्टर्न गंगाज। तो ये जो गंगाज थे ये पल्लवास के कंटेम्प्रेरी थे, है ना, और जो साउदर्न कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ पे अराउंड 4th सेंचुरी BC AD के अराउंड, है ना, इस्टेब्लिश था। इनका जो डोमिनियन था वो पल्लवास और कदम्बाज दोनों के बीच में इस्टेब्लिश था। ईस्ट में पल्लवास थे और जो वेस्ट में थे वो कदम्बाज थे। तो इन दोनों के बीच में जो डोमिनियन था कर्नाटक में वो गंगाज का था। इनको वेस्टर्न गंगाज इसलिए कहते हैं, वेस्टर्न गंगाज या गंगाज ऑफ मैसूर। मैसूर से तो आप समझ ही जाइएगा कि कर्नाटक का रीजन है, ठीक है। इसलिए इनको वेस्टर्न गंगाज या गंगाज ऑफ मैसूर भी कहते हैं, क्योंकि एक और गंगाज हैं जो रूल करते हैं 5th सेंचुरी में कलिंगा पे, और ये काफ़ी बड़ा किंगडम है, तो इसलिए इससे अलग रखने के लिए इनको वेस्टर्न गंगाज कह दिया जाता है। और जो कलिंगा पे जो रूल करता है डायनेस्टी, उसको ईस्टर्न गंगाज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी गंगाज, अभी इस चैप्टर में जब भी गंगाज कहेंगे तो वो वेस्टर्न गंगाज होंगे, ना कि कलिंगा वाले ईस्टर्न गंगाज होंगे, ठीक है। तो जो इस टाइम पे जितने भी किंगडम्स थे उनमें से जो ज़्यादातर किंगडम्स थे वो ब्रह्मनिज्म को फेवर करते थे और ब्रह्मनिज्म के पेट्रॉन थे। लेकिन जो गंगाज थे वो जो जैन्स थे उनको फेवर किया करते थे, जैनिज्म के पेट्रॉन थे। कदम्बाज जो हैं वो भी जैनिज्म के पेट्रॉन थे, लेकिन वो ज़्यादा फेवर करते थे वो ब्राह्मण्स को करते थे। तो ब्रह्मनिज्म के ग्रेट पेट्रॉन थे कदम्बाज, गंगाज जैनिज्म के थे। इसके अलावा जो पल्लवाज और चालुक्यास थे वो भी, है ना, ब्रह्मनिज्म के ही पेट्रॉन थे। तो ये जो जितना फेवरेटिज्म की बात हम अभी कर रहे हैं, ये किस तरीके से पता चलता है? तो जो इतने भी लैंड ग्रांट्स हुए प्रीस्ट को, जो ब्राह्मण प्रीस्ट को हुए, जो जैन मॉन्क्स को हुए, है ना, इन सब का जो भी लैंड ग्रांट्स कॉपर प्लेट पे पाया गया है, उससे पता चलता है कि ये लोग कह सकते हैं कि इस टाइम पे, इस फेज़ पे एक नया कल्चर, वो भी काफ़ी बड़े मात्रा में, है ना, ये चल गया था कि जो प्रीस्ट थे उनको लैंड ग्रांट्स किया जाता था, जो कि टैक्स से फ्री होते थे। सिर्फ और सिर्फ टैक्स से नहीं, बल्कि कई जगह पे इतना भी, कई सारे जो कॉपर प्लेट पे चार्ट्स हैं लैंड ग्रांट के, उसमें 18 टाइप के इम्यूनिटीज़ जो ब्राह्मण्स को दिए गए थे उसका जिक्र है। 18 काइंड ऑफ इम्यूनिटीज़ कहने का मतलब 18 प्रकार का छूट उनको मिला था पल्लवास के द्वारा, ठीक है। जिसमें जैसे कि कुछ है, जैसे कि उनको कोई लैंड टैक्स नहीं देना। लैंड टैक्स क्या था? लैंड टैक्स जो था वो ज़मीन का कर था, और ज़मीन में जितना भी उपज होगा उसका कुछ हिस्सा, या 1/4 या 1/6, है ना, 1/6 पार्ट जो है वो राजा को देना पड़ता था। लेकिन जो लैंड ब्राह्मण्स को ग्रांट किए गए थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। किसी भी तरह का, है ना, फोर्स्ड लेबर का सप्लाई नहीं देना पड़ता था। फोर्स्ड लेबर को क्या कहते थे? याद होगा आपको, विष्टी कहते थे। तो किसी भी तरह का विष्टी को सप्लाई नहीं करना पड़ता था। जितनी बार भी रॉयल ऑफिसर्स आएंगे शहर में तो उनको किसी तरह का खाना पीना कोई और दूसरे तरीके का सप्लाई नहीं करना होता था, ठीक है। जितने भी रॉयल कांस्टेबल्स होंगे, एजेंट्स होंगे, वो इन जगहों पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इस टाइप के कई सारे 18 अलग अलग टाइप की इम्यूनिटीज़ इन रीजन्स को दिया जाता था।
जो पल्लवाज थे और जो कदम्बाज थे, जो चालुक्याज थे, और भी उनके जितने भी कंटेम्प्रेरीज अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे जो थे वो ग्रेट चैम्पियन थे वैदिक सेक्रीफाइसेस के। दो मोस्ट कॉमन वैदिक सेक्रीफाइस ये लोग प्रैक्टिस किया करते थे, एक था अश्वमेध और एक था वज्रप्यास, जो कि मैंने पहले के चैप्टर में आपको बताया है कि अश्वमेध क्या है, वज्रप्यास क्या है, ये सारे वैदिक सेक्रीफाइसेस को मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो डीप साउथ है हमारा, साउथ का जो फार साउथ पॉइंट कहते हैं, फार साउथ किंगडम्स कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं ना। वहाँ पे चोलाज, चेराज और जो पांड्याज रूल कर रहे थे। इनके पतन के बाद, इन तीनों के ख़त्म होने के बाद हमें कई सदी तक पता ही नहीं चलता कि जो फार साउथ वाला पार्ट है हमारे पेनिनसुला का, वहाँ हो क्या रहा है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हम लोग देखते हैं जिसको कहते हैं कलबराज रिवोल्ट। जो कलबराज रिवोल्ट है वो 6th सेंचुरी में हुआ था, और जो कलबराज थे वो एक ट्राइबल कम्युनिटी था। तो कहने का मतलब एक पिजेंट्री रिवोल्ट की तरह से इसको हम लोग जान सकते हैं। तो चोलाज, छेराज और पांड्याज के बाद जो हम लोगों को इम्पॉर्टेंट इवेंट जो फार साउथ में देखने को मिलता है वो है कलबराज इवेंट। इनफैक्ट इसको हम लोग रिवोल्ट की तरह से देखेंगे, जो उस टाइम का जो सोशल ऑर्डर था उसके खिलाफ ये रिवोल्ट हुआ था। तो इस रिवोल्ट के कारण कई सारे जो साउथ इंडिया के, जो पेनिनसुलर इंडिया के जो किंगडम्स है, उन सब को इफेक्ट हुआ था। जैसे पल्लवाज को भी इफेक्ट हुआ, चालुक्याज को इफेक्ट हुआ, तो कई सारे आसपास के जितने भी साउदर्न किंगडम्स थे साउथ इंडिया के, वो सारे के सारे इफेक्टेड हुए इस रिवोल्ट के कारण। कलबराज को जो है उनको एविल रूलर्स कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो कई सारे, इन सारे किंगडम्स के कई सारे किंग्स को, इनके किंगडम्स को ख़त्म कर चुके थे, किंग्स को कैप्चर कर चुके थे, कई सारे इम्पोर्टेंट टाउन्स को, कैपिटल्स को कैप्चर कर चुके थे। तो कह सकते हैं कि जो तमिल लैंड है इसके ऊपर पूरा का पूरा उन्होंने अपना पकड़ बना लिया था। अब इनको एविल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जहाँ जहाँ ये लोग रूल करते थे उन सभी जगहों से जो ब्रह्मदेय राइट्स था, है ना, ब्रह्मदेय राइट समझ लीजिए, ब्राह्मण्स को दिया गया ज़मीन और उसको, उनको जो दी गई छूट थी ना, उन सबको ख़त्म कर देते थे। अब क्योंकि ब्राह्मण्स का जो राइट्स है उसको ख़त्म कर दिया गया, तो इन रूलर्स के द्वारा, जो कि ब्राह्मणिज्म के पैट्रन थे, उसके द्वारा इनको राक्षस या इसी भी टाइप के ना अलग अलग टाइप का नाम से उनको बुलाया जाता था कि ये लोग जो हैं ये समाज के लिए एविल है, तो इनको ख़त्म करना पड़ेगा। कलबराज जो थे वो इन सारे राइट्स को ख़त्म किए, और ये जो थे ये बुद्धिज़्म के पैट्रन्स थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। रिवोल्ट जो है, जो रिवोल्ट था वो पिजेंट्री के द्वारा था, मतलब जो किसान मजदूर वाला जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, उनके द्वारा था। तो ऑब्वियसली किसके खिलाफ होगा? तो जो एग्जिस्टिंग सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर था, जितने भी क्लासेस थे जिनको छूट मिला हुआ था, जो इनके द्वारा उपजाए हुए, इनके द्वारा काम किए हुए चीज़ों का मज़ा लेते थे, है ना, फ़ायदा उठाते थे, तो उनके खिलाफ था। और इतना बड़ा था, कई जगहों पे लिखाया है, मतलब कई जगह पे लिखा गया है कि पल्लवाज के इस किंग को बंदी बना लिया। तो कह सकते हैं कि अब समझिए कितना बड़ा, है ना, वाइड स्प्रेड ये रिवोल्ट होगा। तो इतना बड़ा रिवोल्ट था कि इसको कोई एक किंगडम नहीं दबा सकता था, बल्कि सबका, सारे किंगडम्स के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से ही ये ख़त्म हो सकता था। इनफैक्ट हुआ भी, जो पांड्याज और पल्लवाज और जो चालुक्याज थे, इनके जॉइंट एफर्ट के कारण ही इस रिवोल्ट को दबाया गया। संगम टेक्स्ट में, अब इस रिवोल्ट में क्या हुआ कि इस रिवोल्ट में जितने सोल्जर्स बहादुरी दिखाए, संगम टेक्स्ट में लिखा गया है कि कुछ उन सोल्जर्स को भी विलेजेस ग्रांट किए गए उन चीफ के द्वारा। ठीक है, जो भी चीफ्स हुआ करते थे उनके द्वारा विलेजेस ग्रांट किया गया इन वॉरियर्स को, क्योंकि उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने एक्ट ऑफ ब्रेवरी दिखाया, साहस का प्रदर्शन किया। तो लैंड ग्रांट सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मौज करने के लिए दिया गया, तो लैंड ग्रांट पे की वजह से क्या होगा? खेती होगा। तो इनफैक्ट ये क्या हुआ? तो एग्रेरियन एक्सपेंशन ही हुआ, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को का बढ़ावा ही हुआ। तो इस तरीके से एक बहुत ही फेमस रिवोल्ट जो है वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि स्टिमुलेट किया जो एग्रेरियन एक्सपेंशन है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है उसको। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पल्लवाज और चालुक्य के बीच में उसको। तो जो पीरियड है 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी का, इस बीच में जो है ये जो पूरा पीरियड है पूरा का पूरा ये
जो स्ट्रगल है सुप्रीमेसी के लिए चालुक्याज और पल्लवाज के बीच में, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है ये पीरियड का जितना भी हिस्ट्री है। तो जो पांड्याज हैं, जो जिनका रूल था मदुराई और तिरुनेलवेली, ये तमिलनाडु के रीजन पे राज करते थे। ठीक है, ये जो है ये थर्ड पार्टी जो कह सकते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट को ज्वाइन किए एज अ पुअर थर्ड, कहने का मतलब इनका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं ना, बल्कि ख़त्म ही कर दिए गए। तो एक थर्ड पार्टी की तरह से ज्वाइन हुए, इनका कोई फ़ायदा नहीं। मेन जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पल्लवाज और चालुक्य के बीच में था। इन दोनों का, अब देखिए पल्लवाज और चालुक्याज दोनों के दोनों क्या थे, तो ब्राह्मणिज्म के पैट्रन थे, वैदिक सेक्रीफाइसेस किया करते थे। फिर भी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था। तो प्लंडर को लेकर के लड़ाई हो रहा था, लूटपाट करने के मकसद से हो रहा था। प्रेस्टीज को लेकर के हो रहा था कि जितना भी कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं चौड़ भौकाल दिखाने के लिए ना। और जो टेरिटोरियल रिसोर्सेज हैं कि ये इस टेरिटरी तक जितना भी नदी का पानी है वो मेरा होगा, या यहाँ पे अच्छी ज़मीन है, इस जगह पे मेरा कब्जा होगा ताकि उपज भी ज़्यादा हमें मिले, है ना। तो ये दोनों के बीच में किस टाइप का लड़ाई हो रहा था, तो सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने का। जो लैंड है, इनफैक्ट कृष्णा और तुंगभद्रा, ये दो जो नदी है, इन दोनों के बीच का जो द्वाब है, जो लैंड है ना, वहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था। हम लोग देखते हैं कि ये जो द्वाब रीजन है, कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है, इसके बीच का जो द्वाब रीजन है, ये दोबारा फिर से हम लोगों को एक कह सकते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन की तरह से दिखता है लेट मिडिवल टाइम्स में। विजयनगर और बहमानी किंगडम्स, इन दोनों के बीच में फिर इस द्वाब को लेकर के झगड़ा वहाँ पे जो मिडिवल टाइम्स हैं उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पे चालुक्याज और जो पल्लवाज हैं उनके बीच में देखने को मिलता है। तुंगभद्रा जो नदी है वो एक कह सकते हैं कि नेचुरल बाउंड्री है, जो डेक्कन है और जो डीप साउथ है, उन दोनों के बीच का मतलब उन दोनों को अलग करने वाला एक नेचुरल बाउंड्री है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी, जो राजा तुंगभद्रा को पास करेगा वही डेक्कन और साउथ से आर पार हो सकता है, नहीं तो डेक्कन और जो डीप साउथ है उन दोनों के बीच में एक कह सकते हैं कि दीवार बन के खड़ा हुआ है ये नदी। इस चालुक्याज और पल्लवाज कॉन्फ्लिक्ट का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो हुआ था पुलकेशिन के अंडर। पुलकेशिन जो कि 609 से 642 तक रूल किए थे। ये सबसे फेमस चालुक्य किंग थे पुलकेशिन। ठीक है, इनके बारे में हम कैसे जानते हैं, तो इनके बारे में एक यूलॉजी लिखा गया था। यूलॉजी जनरली कहते हैं किसी के भी मरने पे जो लिखा जाता है, हिंदी में पता नहीं क्या वर्ड है, वो इतना समझ लिए कि जब कोई मरता है तो उसके ऊपर अगर किसी तरह का गीत वीत लिखा जाता है तो उसको यूलॉजी कहते हैं। तो जो यूलॉजी लिखा गया है, उनके जो कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, जिन्होंने आइहोल जो इंस्क्रिप्शन है उसमें यूलॉजी को लिखा है, वहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि पुलकेशिन किस तरह के रूलर थे और क्या क्या उन्होंने किया था। तो जो पहला इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था वो पुलकेशिन ने ही किया था। ये इंस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पुलकेशिन के लाइफ के बारे में नहीं बताता। इनफैक्ट जो पुलकेशिन है वो पुलकेशिन 2 याद रखिएगा। इससे पहले भी पुलकेशिन 1 हुए लेकिन वो उतने बड़े रूलर नहीं थे। तो जो पुलकेशिन 2 है सिर्फ और सिर्फ उनके लाइफ के बारे में नहीं बताता, बल्कि हम लोगों को ये इंस्क्रिप्शन पढ़ के पता चलता है कि उस टाइम पे संस्कृत में क्या पोएटिक एक्सीलेंट अचीव हुआ था, है ना, साउदर्न इंडिया में। तो ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो इवेंट हुआ था वो ये था कि जो उन्होंने कदम्बा का जो कैपिटल है बनारसी, उसको कैप्चर कर लिया था। और जो गंगाज थे मैसूर के, है ना, याद रखिएगा, जो गंगाज हैं कलिंगा वाले, उनकी बात नहीं चल रही। तो जो मैसूर के गंगाज थे, है ना, उनको जो है कंपेल कर दिया, उनको जो है समझ लीजिए कि घुटने टेकवा दिया अपने सुजरेनिटी के सामने, है ना। उनको मानना पड़ा कि हाँ आप ही राजा महाराज धीराज हैं। उन्होंने हर्षाज की भी आर्मी को, हम लोगों ने पढ़ा है इससे जो पिछला चैप्टर है उसमें, कि जो हर्षवर्धन थे उनका जो साउथ इंडिया की तरफ मार्च था उसको पुलकेशिन 2 ने ही हरा करके रोका था। तो हर्षाज की आर्मी को नर्मदा पे हराया था और जो किंग हर्षवर्धन थे उनका जो साउथ इंडिया की तरफ मार्च था उसको रोक दिया था। कहा जाता है कि ये जो है ऑलमोस्ट पल्लव का जो कैपिटल है वहाँ तक ये कैप्चर कर लिए थे, लेकिन पल्लवाज जो हैं उन्होंने पीस को परचेज कर लिया। पीस पैक्ट कैसे किया पल्लवाज ने, तो अपना जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस था पल्लवाज का वो पुलकेशिन 2 को दे दिया। इस तरीके से पल्लवाज ने अपने कह सकते हैं कि अपने किंगडम में शांति कायम की।
610 के अराउंड पुलकेशिन II जो है ना, वो समझ लीजिए कि कृष्णा और गोदावरी का जो रीजन था उसके बीच में जितना भी रीजन पड़ता था सभी के सभी एरिया को जीत लिया था, जिसको हम लोग है ना, और जीतने के बाद वहाँ पे क्या किया कि अपने मेन डायनेस्टी का एक छोटा सा ब्रांच वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जिसको ईस्टर्न चालुक्य कहते हैं, और ये जो रीजन था इस प्रोविंस को वेंगी कहा जाता था। तो ये जो ब्रांच मेन डायनेस्टी से निकला और यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया वेंगी के रीजन में, तो इसको कहा गया द ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी। लेकिन अब ध्यान रखिए कि जो दूसरा अटेम्प्ट था पुलकेशिन का पल्लव टेरिटरी में इन्वेड करने का, तो पुलकेशिन का जो दूसरा इन्वेजन था पल्लवास के टेरिटरी में, वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल कर गया। हुआ क्या कि 642 के अराउंड जो पुलकेशिन II थे वो एक लड़ाई में मारे गए। तो जब इस इनफैक्ट ये किस टाइप का इन्वेजन था, पल्लवा टेरिटरी के ही लड़ाई में होगा, तो पल्लवास की ही एक आर्मी के साथ लड़ते लड़ते पुलकेशिन II का डेथ हो गया। और डेथ होने के बाद जो पल्लवा किंग थे नरसिम्हवर्मन, जिनका रेन था 630 से 668 AD तक, उन्होंने क्या किया, चालुक्य का जो कैपिटल था वटापी उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करते ही उन्होंने एक टाइटल अपने आप को दिया है ना, वटापी कोंडा, कहने का मतलब द कॉन्करर ऑफ वटापी, वटापी को जीतने वाला। ये भी कहा जाता है कि जो ये नरसिम्हवर्मन थे उन्होंने चोलास को भी हराया था, छेराज को भी हराया था, पांड्यास को भी हराया था, और जो कलबराज रिवोल्ट था तो उस कलबराज ट्राइब को भी हराया था। 7th सेंचुरी के एंड आते आते तक कह सकते हैं कि थोड़ा देर के लिए सही थोड़ा सा शांति मेंटेन हुआ, लेकिन फिर से जो 8th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें क्या हुआ कि ये जो क्वारल था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था फिर से स्टार्ट हो गया। और पुलकेशिन का डेथ हो गया, पुलकेशिन के डेथ होने के बाद पल्लवास का सुप्रीमेसी हो गया, उसके बाद थोड़ा देर शांति रहा, फिर 8th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हो गया? जो चालुक्य किंग थे विक्रमादित्य II, जिनका रेन था 733 से लेकर के 745 AD तक, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा स्टार्ट कर दिया। और कहा जाता है कि वो जो कांची जो कैपिटल था ना, कांची को 3 बार जीत लिया था। कांची पल्लवास का कैपिटल था, और अगर किसी भी किंगडम का कैपिटल ही बार बार लूटा जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा किंगडम ध्वस्त हो चुका है। तो 740 आते तक जो है जो विक्रमादित्य II हैं उन्होंने कम्प्लीटली पल्लवास को उखाड़ फेंक दिया, तो उनके किंगडम से निकाल बाहर कर दिया। हालांकि ये विक्ट्री जो है वो पल्लवास के सुप्रीमेसी को एंड तो किया, लेकिन जो रूलिंग हाउस था, मतलब पल्लवास का जो रूलिंग हाउस था वो कंटिन्यू किया। उसके मतलब इस लड़ाई के 1 सेंचुरी बाद तक वो रूल करता रहा, बहुत बड़े एरिया पे नहीं, छोटे से ही एरिया पे, लेकिन सुप्रीमेसी ख़त्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट चालुक्यास जीतने के बाद चालुक्यास इसको बहुत ज़्यादा इस फल को मतलब खा पाए। धीरे धीरे क्या हुआ कि चालुक्यास के जो फेरिटरीज थे है ना, उन्होंने ही उनको ओवरथ्रो कर दिया। तो 740 में पल्लवास का सुप्रीमेसी ख़त्म हुआ, और 757 AD तक मतलब 17 साल में ही इस राष्ट्रकूटाज ने चालुक्यास को उठापटक कर दिया, मतलब साफ कर दिया। तो 17 साल तक में जितना भी वो लोग फ़ायदा ले पाए इस कॉन्फ्लिक्ट के एंड होने का, लेकिन उसके बाद फिर राष्ट्रकूटाज ने चालुक्यास को ओवरथ्रो कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो साउथ इंडिया है वो लैंड ऑफ टेम्पल्स बन जाता है। ठीक है, 7th सेंचुरी से आगे हम लोग देखते हैं कि है ना, फ्रॉम 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो अलवर सेंट्स हैं, अलवर जो संत सब हैं जो कि विष्णु भगवान के कह सकते हैं कि मानने वाले हैं, जो वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, उन्होंने विष्णु भगवान की जो पूजा है उसको पॉपुलराइज करना स्टार्ट कर दिया 7th सेंचुरी के बाद से। ठीक ऐसा ही काम जो नयनर्स थे, जो कि वर्शिपर्स थे भगवान शिव के, उन्होंने ठीक ऐसा ही काम कर दिया जो भगवान शिव हैं उनकी पूजा को बढ़ाने में। तो अलवर और जो नयनर संत सब थे उन्होंने 7th सेंचुरी के बाद से अपने अपने रिस्पेक्टिव कल्ट का प्रोपेगेशन स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे देखते हैं जो साउथ इंडियंस का जो रिलीजियस लाइफ है, जो धार्मिक जीवन है, उसमें भक्ति डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या था कि भक्ति बहुत ज़्यादा ही नहीं था, बस लोग कुछ ऑफरिंग कर दिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि भक्ति मूवमेंट एक तरह से समझ लिए चालू हो गया, और लोग लिटरली किसी एक भगवान के भक्त बनते चले गए।
तो ये 7th सेंचुरी के बाद से हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। जो पल्लवा किंग थे, पल्लवास का बहुत बड़ा रोल था जो हिंदुज़म है उसको साउथ इंडिया में स्ट्रांग बनाने में। तो जो पल्लवा के जो किंग्स थे उन्होंने कई सारे स्टोन टेम्पल्स बनाए है ना 7th और 8th सेंचुरी में। कुछ इम्पोर्टेंट में से एक है, वो है 7 रथ टेम्पल जो कि महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम जो एक जगह है जो कि चेन्नई से के करीब ही है, 65 किलोमीटर है चेन्नई से ना। ये 7th सेंचुरी में बना था 7 रथ टेम्पल। इसमें 7 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें से 5 को पांडव रथ टेम्पल कहा जाता है। इसमें है ना जो 5 पांडव हैं उनके नाम पे एक एक रथ रखा गया है। ये जो टेम्पल था इसको जो पल्लव किंग थे नरसिम्हा वर्मन उन्होंने बनाया था, और उन्होंने ही ये जो सिटी था, पोर्ट सिटी था महाबलीपुरम का या ममल्लापुरम को, उसका इस्टेब्लिश किया था, और वहीं पे ये जो 7 रथ टेम्पल्स हैं उसको भी बनवाया था। ये जो सिटी था महाबलीपुरम, ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि 7 रथ टेम्पल के लिए नहीं फेमस है, बल्कि ये शोर टेम्पल के लिए फेमस है। शोर टेम्पल क्या है? शोर टेम्पल एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन है, याद रखिएगा। शोर टेम्पल क्या है? एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन है जो कि इंडिपेंडेंटली बनाया गया है, ना कि उसको किसी बड़े से पत्थर के टुकड़े को तराश करके उसमें शेप लाया गया, बल्कि अलग अलग बनाया गया है और इंडिपेंडेंट रॉक से बनाया गया है। इसके अलावा सिर्फ महाबलीपुरम में ही टेम्पल्स नहीं बने, बल्कि जो पल्लवास का जो कैपिटल था कांची, वहाँ भी इस टाइप के जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं, याद रखिएगा, शौर्य टेम्पल जैसा। तो जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं वो कांची में भी कई सारा बना, जैसे कि एक एग्जांपल है कैलाशनाथर टेम्पल जो कि 8th सेंचुरी में बना था। जैसे आप लोग इस इमेज पे देखिएगा, इस इमेज को देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंट है और कौन सा बड़े से रॉक का टुकड़ा है। तो ये देखिए जो पहला इमेज है ना, ये पंचरथ टेम्पल जो है महाबलीपुरम का, इसमें देखिए बड़े बड़े रॉक्स को कार्व कर करके एक एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाया गया है। जबकि यहाँ देखिए कैलाशनाथर टेम्पल है कांची का, यहाँ पे देखिए कई सारे जो पत्थर हैं ये इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल रॉक्स को काट काट के बनाए गए हैं, ना कि एक ही बड़े से रॉक के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाया गया, बल्कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है। तो ये 2 अलग अलग टाइप का जो हम लोगों को आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है इन 2 टेम्पल्स में। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पल्लवास ही टेम्पल्स बनाए जा रहे थे, बल्कि जो चालुक्यास हैं उन्होंने भी ऑलमोस्ट 70 टेम्पल्स ऐहोल में बनाया था। 6th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी से में जो है ऑलमोस्ट 70 टेम्पल जो है ऐहोल में बनाया था। पट्टाडकल में 10 टेम्पल्स जो हैं वो बनाया था 7th और 8th सेंचुरीज के बीच में। इनमें से जो सबसे कह सकते हैं कि सेलिब्रेटेड टेम्पल्स हैं वो हैं पापनाथ टेम्पल जो कि 680 के अराउंड बनाया गया था, और विरूपक्ष टेम्पल जो कि अराउंड 740 के अराउंड बनाया गया था। तो 7th और 8th सेंचुरीज में ही पट्टाडकल में के जो है 10 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बने जिनको चालुक्यास ने बनाया। ये 2 इम्पॉर्टेंट है जिसका इमेज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो पहला टेम्पल है पापनाथ टेम्पल, ये थोड़ा लो है, मतलब कम हाइट का है, और स्टंटेड टावर है। इसका टावर जो है वो थोड़ा चपटा है और कंप्लीट नॉर्दर्न स्टाइल में बनाया गया है। जबकि जो दूसरा है ना विरूपक्ष टेम्पल, ये जो है कम्प्लीटली साउदर्न स्टाइल में बनाया गया है। इसका जो टावर है बहुत ही ऊंचा है और स्क्वायर फॉर्म में और मंजिला फॉर्म में है, कई सारे मंजिल में है, जिसको हम लोग शिखर कहते हैं। देखेंगे में पता चल जाएगा। और ये जो मंदिर है ना, ये दोनों मंदिर के जो वॉल्स हैं, दीवार हैं, उस पर कई सारे ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स हैं जो कि रामायण के अलग अलग सीन्स को डिपिक्ट करते हैं, अलग अलग सीन्स को दर्शाते हैं। कर्नाटक में जो कुछ टेम्पल्स बनाए गए हैं वो चालुक्यास के अंदर बने हैं, लेकिन वो किंग के वजह से नहीं बने, बल्कि वो जो जैन ट्रेडर्स थे उन्होंने वो टेम्पल्स को बनाए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर भी टेम्पल्स को बना रही थी, ठीक है, और टेम्पल्स को चला भी रही थी। जो कॉमन पीपल थे, जो आम लोग थे गांव के, वो गांव के ही भगवानों को पूजते थे। जो लोकल गॉड्स थे, जो लोकल भगवान थे गांव के, उनको पूजते थे। कैसे पूजते थे? तो वो पैडी और टॉडी मतलब धान गुड़ ये सब ऑफर करते थे अपने भगवान को, ठीक है। लेकिन अपना जो
स्टेटस एक्वायर करना है समाज में कि हाँ हम अच्छे क्लास से बिलोंग करते हैं, और कह सकते हैं कि अपना जो रिलीजियस क्रेविंग्स हैं, मतलब जो भी उनका भक्ति हो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो कई बार इन बड़े बड़े टेम्पल्स में भी ऑफरिंग्स देते थे। तो इनसे इनका क्लास भी एक तरह से स्टेटस भी ऊपर होता था, और कुछ लोग अगर कुछ माने हुए हैं तो वो भी सेटिस्फाई होता था। तो यहाँ पे आप लोग 2 टेम्पल का इमेज देख रहे होंगे। पहला है पापनाथ टेम्पल पटक्कल का, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका जो टावर है वो बहुत ऊंचा तो नहीं है, जबकि हम लोग ये दूसरा इमेज जो देख रहे हैं ये विरूपाक्षा टेम्पल का, यहाँ देखिए ये टावर बहुत ऊंचा है, ठीक है, और कई सारे मंजिलें बना हुआ है। तो यहाँ पे देख के कंप्लीट लगता है कि नॉर्दर्न स्टाइल का बना है, और ये कंप्लीट साउदर्न स्टाइल का बना हुआ है, जैसे हम लोग पाली में देखते हैं टेम्पल को। तो साउथ इंडिया में टेम्पल जनरली इसी टाइप से बनता है। तो ये 2 टेम्पल अलग अलग आर्किटेक्चर का साउथ इंडिया में ही बना हुआ देखने को हम लोगों को मिलता है चालुक्यास के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिमांड्स ऑन द पेजेंट्री। जो जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके ऊपर किस टाइप का लोड था उसको देखेंगे। देखिए वॉर्स करने के लिए, इसके अलावा आर्ट लिटरेचर को बढ़ाने के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, है ना, इन सारे कामों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट में रिसोर्स चाहिए होता है। और ये सारे रिसोर्स कौन देता है? ये ऑब्वियसली जो पेजेंट्री क्लास है, जो कह सकते हैं कि जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके द्वारा ही ये दिया जाता है। तो कई तरह का टैक्स इन जो पेजेंट्री क्लासेस थे, कम्युनिटीज थे, उन पे लगाया हुआ था। जैसे कि समझ लीजिए ज़मीन का कर्ज जिसमें अनाज देना होता था, बल्कि राजा लोग को भी ऑफरिंग ट्रिब्यूट देना पड़ता था, सोने के फॉर्म में, घी के फॉर्म में, तो अलग अलग टाइप फॉर्म में, है ना, ऑफरिंग्स देना पड़ता था। साथ में अगर कोई रॉयल एजेंट या फिर मान लीजिए रॉयल आर्मी आपके गांव के पास से गुजर रही है, तो उनको जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, वो अलग था, वो उस टैक्स में नहीं आता था, वो अलग था, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट का मतलब कोई अगर राजा का काम है तो उसमें फ्री जो बंधुआ मजदूरी है, समझ लीजिए बंधुआ भी नहीं, जो फ्री लेबर है जिसको विस्टी कहते थे ना, वो प्रोवाइड करवाना। तो इस टाइप के बहुत सारे टैक्स, कई सारे पेड़ उनको देना, जो पेड़ मान लीजिए फर्नीचर के काम में आता हो, या कोई पेड़ ऑयल बनाने के काम में आता हो, या शुगर बनाने के काम में आता हो, सारे पेड़ों को भी कह सकते हैं कि जो रॉयल ट्रेजर है उसमें पहुंचाना। तो कई तरह का लोड उन जो पेजेंट्री क्लास है उन पे था। अब ये जो नेचर है, इन सारे बोझ का जो भी प्रकृति है, सब है ना, सभी में, वकटकाज में हो, पल्लवाज में हो, चालुक्याज में हो, सब में लगभग सेम होता है। तो एग्रेरियन कम्युनिटीज़ के ऊपर जो भी बर्डन्स पड़े, उन सब का जो नेचर था वो थोड़ा बहुत 19-20 बराबर ही था। कई सारे हैवी डिमांड्स मजदूर के ऊपर, किसान के ऊपर लगाए हुए थे, है ना। मोस्टली हम लोग देखें जो ब्राह्मण्स को 18 टाइप का जो इम्यूनिटीज़ मिला हुआ था, छूट मिला हुआ था, तो ये मोस्टली वही सारे बोझ थे जो पेजेंट्री को देना पड़ता था, है ना। ये जो 18 टाइप्स के इम्यूनिटीज़ उनको दिया गया था, तो वो सारे के सारे लोड्स किस पे पड़ता था? वो पेजेंट्री क्लास पे ही पड़ता था। बाद में हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे नए नए आर्ट या क्राफ्ट या नई नई टेक्नोलॉजीज उस टाइम पे डेवलप होती गई, वो सारे के सारा डिमांड भी इन्हीं को ही पूरा करना पड़ा। तो पेजेंट्री के ही ऊपर लोड बढ़ता चला गया, और इसी वजह से हम लोग कालाभराज जो रिवॉल्ट देखते हैं वो पेजेंट्री क्लास के द्वारा ही लाए गए। उन पे इतना लोड बढ़ता चला गया कि एक लिमिट के बाद एक लीडर उनका आया और बोला कि चलो इस सोशल सिस्टम को, इस सोशल ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसको ही उखाड़ फेंकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस एज में ये जो न्यू फेज था, इसमें रूरल एक्सपेंशन क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि इतना सारा जो डिमांड्स है, इतना सारा जो लोड है, टैक्सेस हैं जो कि पेजेंट्री पे आ गया है, अब ये डिमांड फुलफिल कैसे होगा? अब ये तभी हो सकता है फुलफिल जब एग्रेरियन जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जाए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, हर एक गांव के प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाए। अब क्योंकि उस टाइम पे कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग तो था नहीं कि चलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पेड़ पौधा है या ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हुआ नहीं था, तो प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा
बढ़ा भी नहीं सकते थे एक गांव से, तो वहाँ पे गांव के नंबर को बढ़ाने का काम हुआ। तो नए नए स्टेट्स डेवलप हुए, छोटे छोटे फेडरेटरीज डेवलप हुए, एक बड़े से राज्य के अंदर छोटे छोटे राज्य डेवलप हुए जिनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और टैक्स कलेक्शन सिस्टम होता था, जो कि बाद में जो मेन किंग हुआ करते थे मेन स्टेट के, मेन किंगडम के, है ना, उनको जमा कर दिए थे। तो क्या हुआ कि इस जो स्टेट्स थे, अब ये जो अपना डिमांड है ये बिना रूरल कम्युनिटीज़ के फैले हुए, है ना, काम नहीं कर सकते। तो हुआ क्या कि जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोलिफरेट करवाया गया, उनको बढ़ाया गया, है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग विलेजेस, जो उस टाइम पे विलेज थे उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और नंबर ऑफ विलेजेस को भी बढ़ाया गया। तो जो ट्राइबल एरियाज़ थे ना, ट्राइबल एरियाज़ में ज़मीनों को ब्राह्मण्स को दे दिया गया, लैंड ग्रांट कर दिया गया उन लोगों को। और इस वजह से ब्राह्मण चूँकि पढ़े लिखे क्लास थे, तो उसकी वजह से जो ट्राइबल पॉपुलेशन था, जो ट्राइबल किसान वाला पॉपुलेशन था, वो अपने जानवरों को बचाना सीखा, क्योंकि वो लोग जानवरों को कह सकते हैं कि फूड की तरह भी यूज़ कर रहे थे। तो अगर फूड की तरह यूज़ करते जाएंगे अपने जानवरों को, तो खेती कौन करेगा, खेती में क्या होगा, डिक्लाइन आएगा। तो ब्राह्मण्स को हैंड ओवर करने की वजह से जो ट्राइबल पीजेंट्री थी उनको ये भी पता चला कि अपने मवेशियों को बचाना बहुत ज़रूरी है, उनको इस तरीके से इस्तेमाल ना करें, उनको सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें इस्तेमाल करें, और थोड़ा बहुत अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो जाए तो भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि पढ़े लिखे थे ब्राह्मण्स, तो उन्होंने नए नए मेथड्स भी उन लोगों को सिखाए खेती करने के। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आउटपुट था, जो प्रोडक्शन था, वो भी बढ़ा। तो इस टाइम पे हम लोग देखते हैं इस पीरियड में 3 तरह के विलेजेस साउथ इंडिया में डेवलप हुए। पहला था उर, दूसरा था सभा, तीसरा था नागरम। ठीक है, 3 तरह का विलेज डेवलप हुआ। तो जो पहला विलेज था उर, वो एक नॉर्मल, है ना, टिपिकल विलेज था, जिसमें खेती करने वाला जो किसान जो कास्ट था, है ना, किसान क्लासेस थे, वो लोग रहते थे। और सारे किसान को अपना अपना ज़मीन नहीं था, बल्कि सभी किसान जो ज़मीन को ओन करते थे वो कॉमन था, सब मिलकर, सबका हक था एक ज़मीन पे। ठीक है, और जो विलेज का जो हेडमैन था, जो विलेज का मुखिया था, है ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस गांव का जितना भी टैक्स है उसको कलेक्ट करे और इन सभी गांव वालों के बिहाफ पे वो टैक्स को पे करे। ठीक है, ये इस टाइप का जो विलेजेस है, उर टाइप का विलेजेस, ये मोस्टली जो साउदर्न तमिलनाडु का रीजन है वहाँ हम लोगों को देखने को मिलता था उस टाइम पे। दूसरा जो टाइप का गांव था ना, जो सभा टाइप का विलेज था, वो सारा विलेजेस ब्रह्मदेव विलेजेस था, मतलब वो विलेजेस जो कि ब्राह्मण्स को दिया गया था। तो हम लोग देख रहे थे, है ना, कि ब्राह्मण्स को देने की वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा एग्रेरियन इकोनॉमी का। तो इसी वजह से ये जो सेकंड टाइप का विलेज है वो एक तरह से एग्रेरियन एक्सपेंशन का मेथड हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मदेव विलेजेस में जो सभा टाइप का विलेज था उसमें 2 टाइप के विलेजेस आ रहे थे। तो ब्रह्मदेव विलेजेस जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता था, और अग्रहारा विलेजेस। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो ब्राह्मण्स थे वो ओनर्स थे, इंडिविजुअल राइट्स था उनका ज़मीन पे, है ना। हर एक ब्राह्मण फैमिली का अपना अपना ज़मीन होता था, लेकिन सब मिलकर जो है कलेक्टिवली एक्टिविटीज़ करते थे, सब मिलकर काम करते थे। इस वजह से सब मिलकर काम करते थे, क्या होता था, तो सबकी ज़मीन उपजाऊ होती थी, सब पे फसल उगता था। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ना ज़मीन का, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि जो ट्राइब्स हैं उनको एज अ पीजेंट्री क्लास ब्राह्मणों को दिया गया कि चलिए इनसे खेती करवाइए, बल्कि जहाँ पे मज़दूरों की कमी थी वहाँ पे ब्राह्मणों को शेयर क्रॉपर्स भी दिए गए। ठीक है, बाटेदार भी दिए गए, ताकि क्योंकि वहाँ मजदूरी की कमी है, मजदूर है नहीं ज़्यादा, तो जो बटेदार है वो लोग ब्राह्मण्स को मदद करेंगे ना, हेल्प करेंगे, खेती करके देंगे उनको। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, विलेजेस का एक्सपेंशन हुआ। जो तीसरा टाइप है जिसको नागरम टाइप ऑफ विलेज कहते हैं, ये विलेज जो है ये मोस्टली जो है डोमिनेटेड, मतलब इसमें मोस्टली वो लोग रहते थे जो ट्रेडर्स थे और मर्चेंट्स थे। अब देखिएगा कि ट्रेडर्स और मर्चेंट्स अचानक से वही खेती करना स्टार्ट क्यों कर दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड फेज़ है ना, ये जो न्यू फेज़ है, इसमें ट्रेड जो है वो डिक्लाइन कर गया है। तो अब जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं वो धीरे धीरे जो मेन सिटीज़ टाउन्स हुआ करता था वहाँ से मूव करके गांव साइड आ गए हैं और धीरे धीरे गांव बसा लिए हैं, और उसकी वजह से ये लोग तीसरा टाइप का विलेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, नागरम टाइप ऑफ विलेज।
चालुक्यास के जो एरियाज़ है वहाँ पे जो गांव के रूरल अफेयर्स थे, गांव के जो मुद्दे थे, है ना, उसको मैनेज करते थे विलेज के एल्डर्स, जो विलेज के बड़े बड़े बूढ़े लोग होते थे, वो उस जगह के जितने भी अफेयर्स थे उसको मैनेज करते थे, जिनको महाजन कहा जाता था। तो एज अ होल हम लोग ये जो कह सकते हैं कि जो एक्सपेंशन हम लोग देखे, है ना, ये एक्सपेंशन जो था 300 टू 750 AD के बीच में, ये हम लोगों को एक तरह से ये दिखाता है कि किस तरीके से उस टाइम का जो स्टेट्स था वो रूरल ऑर्गेनाइजेशन को, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन को बढ़ावा दे रहा था, ताकि जो लैंड है उसका बेटर यूज़ हो पाए, ज़्यादातर ज़मीन का इस्तेमाल हो पाए, प्रोडक्शन बढ़ पाए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, जो कि है सोशल स्ट्रक्चर। उस टाइम पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो जो प्रिंस थे, जो राजा लोग थे, है ना, उनका स्टेट वो जो थे वो या तो ब्राह्मण के वर्ण से बिलोंग करते थे या तो क्षत्रिय मतलब अपर वर्ण के थे। ठीक है, हालांकि वो ज़्यादातर क्या थे, लोकल क्लैन थे, है ना, जो लोकल क्लैन थे उनके चीफ्स होते थे, लेकिन उनको फर्स्ट और सेकंड वर्ण में प्रमोट कर दिया जाता था जो पंडित हैं उनके द्वारा। अब पंडित को इसके बदले में क्या मिलता था, ज़मीनें मिलती थी, गिफ्ट्स मिलते थे, है ना, अलग अलग टाइप का गिफ्ट उनको मिलता था। सिर्फ उसे ज़मीन ही नहीं, बल्कि एक तो उनको ज़मीन मिला जो कि टैक्स फ्री, प्लस जो टैक्स कलेक्ट करके रॉयल रेवेन्यू आ रहा है उसमें से भी कुछ हिस्सा उनको समझ लीजिए किसी न किसी फॉर्म में गिफ्ट कर दिया था। तो ऑब्वियसली वो जो अपने रूलर्स हैं उनको किसी न किसी डायनेस्टी से जोड़ के क्षत्रिय क्लैन या ब्राह्मण क्लैन में जोड़ ही दिया करते थे। ठीक है, बदले में प्रिस्ट ने ये सब करना स्टार्ट किया। अब सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से नहीं बोला, बल्कि, है ना, उनकी फैमिली ट्रीज को बनाया और किसी बड़े समझ लीजिए कि जो लीजेंड है उसके साथ जोड़ करके बता दिया कि उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दो उस टाइम पे ज़्यादा दो फेमस डायनेस्टीज़ थे, सोलर और लूनर डायनेस्टीज़ थे, उनमें से किसी एक में से ले जाकर जोड़ देते थे फैमिली ट्री में उनको। अब ये जो प्रिंस और जो क्षत्रिय कास्ट है ना, इसमें मतलब राजा के मतलब जो पंडित हुआ करते थे उनका क्लास सेकंड नंबर पे था। ठीक है, पावर के मामले में। उसके बाद आता था पिजेंट्री क्लास, मतलब किसान मजदूर वाले क्लास, जिसको ब्राह्मणिकल सिस्टम में शूद्र कहा जाता था, सर्वेंट कहा जाता था। ठीक है, नौकर एक तरह समझ लीजिए, लेकिन अब वो किसान के क्लास में आ रहे थे। तो होता क्या था, देखिए कि जो प्रीस्टहुड है, जो कह सकते हैं जो प्रीस्टली क्लास है, वो जो ब्राह्मण कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण प्रीस्ट्स हैं, जो मॉन्क्स हैं, इन सब का स्टेटस देखिए बढ़ता चला जा रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं ये, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि मौखिक रूप का ही या थोड़ा बहुत ज्ञान ही बांट रहे हैं, लेकिन इनका क्लास बढ़ता चला जा रहा है। ये वेल्दी भी हो रहे हैं, मतलब ये पैसे वाले भी हो रहे हैं, इज्जतदार भी हो रहे हैं, लेकिन असल में काम कौन कर रहा है, तो किसान मजदूर कर रहा था। उनके ही प्रोडक्ट को इनको दिया जा रहा था कि मतलब वो खेती करेंगे लेकिन आप उनके मालिक हैं। तो इस तरीके से देखिए प्रीस्टली क्लास जो है वो डोमिनेट करता चला गया और पीजेंट्री नीचे चलता चला गया। हद देखिएगा कि जो अगर कई बार पीजेंट्स और अगर आर्टिसेंट्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को, है ना, बनाने में, जो प्रोडक्शन है उसको करने में और जो सर्विसेज वो देते हैं उसको देने में असफल हो जाते थे, तो इस सिचुएशन को कलयुग कहा जाता था ना, कि कलयुग आ गया है, धर्म पूरा बर्बाद हो चुका है और अब राजा की ही ये ड्यूटी है कि ये जो कलयुग है इसको ख़त्म करे। इसलिए एक टर्म निकला, एक टाइटल निकला, धर्म महाराज। मतलब राजा जो है, जो राजा इस तरह के सिचुएशन को हैंडल किया, ख़त्म किया, उसको धर्म महाराज कहा गया, है ना। और ये जो धर्म महाराज वाला टाइटल है, ये वकाटका, पल्लवा, कादम्बा, गंगा, जो वेस्टर्न गंगाज हैं, इन सारे के सारे किंगडम्स में सेम यही टाइटल रहा। तो जो पल्लवा के जो फाउंडर थे सिम्हावर्मन ना, उनको कहा जाता है कि धर्मा को उन्होंने बचाया था ना, जब कलयुग आया था तो उन्होंने धर्मा को बचाया था। ठीक है, कहने का मतलब जब इस टाइप का कोई सिचुएशन आया होगा, जब प्रोडक्शन फेल कर गया होगा, खेती फेल हो गया होगा, तो उस टाइम पे उन्होंने ही जो सोशल ऑर्डर है उसको बचाया होगा, उसको टूटने से बचाया होगा, इसलिए उनको कहा जाता है धर्म महाराज थे वो। और एक दो जगह पे ऐसा भी देखने को मिला है कि उन्होंने जो कलेबरा पीजेंट का जो कलेबरा मतलब जो कम्युनिटीज़ हैं किसानों का, उनको अप्रेस किया था, जो कि एग्जिस्टिंग सोशल डिसऑर्डर जो ऑर्डर था उसको डिस्टर्ब कर दिया था। जो क्लबरा पीजेंट्स हैं उन्होंने
प्रोडक्शन नहीं किया सही से, जिस वजह से क्या हुआ, जो सोशल ऑर्डर था वो डिस्टर्ब हो गया, मतलब धर्म संकट में पड़ गया। और फिर उन्होंने इस कलयुग को ख़त्म किया और धर्म को वापस स्थापित किया, मतलब सोशल ऑर्डर को वापस लाया। इसलिए उनको धर्म महाराज भी कहा गया। तो खैर आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो। आवाज़ थोड़ी डाउन है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ते रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।